स्टूडेंट, आज हम आपको फिजिक्स 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाएंगे। कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है ये। तो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है। आज से करीब 2500 साल पहले की बात है। यानी दार्शनिक या दूसरे फिलोसफर जो थे उन्होंने बताया था कि अगर आप कुछ मटेरियल हैं, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन मटेरियल नेम अंबर इज रब्ड विथ ऊल, अंबर को अगर रब करते हैं ऊल से, इट एक्वायर्स ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग बॉडीज सच एज पीसेस ऑफ पेपर, स्टार्स etc. However, this observation was not given by importance of about 2000 years. मतलब 2000 सालों तक उनकी बात किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं तो अगर ध्यान दिया होता तो आज मानव सभ्यता का विकास और ज़्यादा हो गया होता। खैर, आज 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलिवर्ट्स ने बताया कि अंबर सेवरल अदर मटेरियल भी हैं सच एज ग्लास, इगोनाइट, सल्फर, ये इनको भी अगर एक दूसरे से रगड़ते हैं तो ये चार्ज हो जाती हैं। मतलब क्लियरली दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज डेवलप्ड ड्यू टू रबिंग से होता है, दैट इज बाय फ्रैक्शन। एक्चुअली चार्ज जो होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और निगेटिव चार्ज हो गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर एक्सेस में हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो कोई बॉडी अगर चार्ज हो रही है तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन या तो शॉर्टेज में होगा या तो एक्सेस में होगा। तो ये हुआ चार्ज के बारे में। चार्ज क्वांटिनाइज्ड होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 होगा, 1 लाख होगा, करोड़ होगा। बट इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा आपका, पॉइंट में नहीं होगा। तो उसी कहते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा क्वांटिनाइज्ड होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का। इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनडिफिनिटली, मतलब इनडिफिनिटली उसको डिवाइड नहीं कर सकते। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटिनाइजेशन और एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो आप नष्ट कर सकते हैं, ना तो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। चार्ज एकदम से क्या होता है, कंजर्व होता है। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा वो कांस्टेंट होता है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब आते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा कूलॉम्स लॉ। जैसे चैप्टर का नाम ही आप जानते हैं, तो कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये कूलॉम्स लॉ जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टेशनरी चार्ज के लिए लागू होता है, जो चार्ज स्टेशनरी हो, रुका हुआ हो, और पॉइंट चार्ज के लिए। अब ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट की डिफिनेशन आप जानते हैं, जिसका कोई डायमेंशन ना हो अपना, ना लेंथ हो, ना विड्थ हो, ना हाइट हो, तो उसका कोई डायमेंशन अपना नहीं होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं आप पॉइंट चार्ज। तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई लेंथ विड्थ ना हो, तो पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया को इतना छोटा हो कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस के मुकाबले वो एकदम से नेग्लिजिबल हो उसका अपना चार्ज, मतलब कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और चार्ज बहुत कम हो, उनके बीच के डिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए, डिस्टेंस के मुकाबले उनका चार्ज अपना, तो इसे बोलेंगे हम पॉइंट चार्ज, और वो स्टेशनरी होना चाहिए। तो अगर दो पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, रिपेल और अट्रैक्ट टू ईच अदर, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा, चार्ज का नेचर क्या है। अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, निगेटिव है तो रिपेल करेंगे, और अगर प्लस माइनस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे चार्जेस। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब अभी तक कूलॉम्स लॉ क्या था, कूलॉम्स लॉ दो स्टेशनरी चार्ज जो पॉइंट चार्ज थे वो एक दूसरे से R डिस्टेंस पे थे, उनके बीच में जो फोर्स काम करा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कूलॉम्स लॉ जो है वो डायरेक्टली बताता है कि चार्ज के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 और Q2, ये दो स्टेशनरी चार्ज हैं, उनके बीच में डिस्टेंस R है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो कांस्टेंट क्या है, के, स्मॉल के यहाँ लिया गया, ध्यान रखिएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 की पावर 9, के की वैल्यू आप निकालेंगे। ठीक है, इसी को अगर रखते हैं, हम सॉल्व करते हैं, तो उसको वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पाई आप जानते ही हैं। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी जरूरी बात है कि ये जो चार्ज हैं, ये चार्ज जो हैं वो एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं, तभी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, नहीं तो यहाँ पर एक क्वांटिटी और आ जाएगी के, जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, अभी इसको डिस्कस किया जाएगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये न्यूटन हो गया। अब हम निकालते हैं द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ध्यान रखिएगा 12th क्लास में ये फिजिक्स की चल रहा है, पहला चैप्टर 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है। इसमें आप जितनी बनाएंगे इसके नोट्स भी बना लेंगे आप लोग। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना होता है। एप्सिलॉन नॉट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ये। ठीक है, इसका डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन सी का आप जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है, तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन फोर्स का डायमेंशन रख दीजिए और L स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एक बार IIT मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। यूनिट इसकी आप लिख देंगे इसकी। ये अगर मान लीजिए एयर और वैक्यूम ना, व्हेन द सराउंडिंग मीडियम इज नॉट वैक्यूम और एयर, अगर सराउंडिंग मीडियम वैक्यूम और एयर नहीं है, मटेरियल ऐसा ग्लास है, बैग्स है, पेपर है, ऑयल है, एक्सेट्रा, देन द फोर्स बिटवीन चार्ज इज गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन जो होगी वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। अब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है, फॉर एयर दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक, और एयर नहीं है तो ये एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इस के की वैल्यू डायमेंशनलेस क्वांटिटी है के, क्योंकि दो चीज का रेशियो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का, इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं हम लोग। तो के क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब इंसुलेटर, कितना वो इंसुलेट कर सकता है। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी इसे बोलते हैं, कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। द एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा फिर, एप्सिलॉन की जगह आप लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट के F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका अगर के एयर और वैक्यूम के लिए है, अगर के की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए है तो के की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो आप पीछे फार्मूले पर पहुंच जाएंगे तुरंत। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पे आ जाएंगे। फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 1, और हर डाइलेक्ट्रिक के लिए वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती। दस इफ देयर इज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द चार्ज देन द फोर्स बिटवीन देम इट डिक्रीजेज बाय द फैक्टर के, यानी कि एयर और वैक्यूम के लिए के है, लेकिन और किसी मटेरियल के लिए आप लेंगे तो के की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एफ की वैल्यू, ये डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है डाइपोल से, आप जो केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल से जिसकी जितनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगी, जितनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट जिसकी होगी, उतना ज़्यादा उसका के की वैल्यू आएगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जाएगा। इसीलिए वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, सबसे ज़्यादा होता है उसका 81 होता है। अब आता है कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या हुआ, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे आपने एफ इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा था, तो वहाँ पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हुआ था, आर स्क्वायर एफ
प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, दो अब आप समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर इसका कंपेयर किया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज 10⁻36 times the gravitational force between them. In case of two electron, it is still greater than 10⁻43. दैट मीन्स प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में? 10⁻43 टाइम्स ज़्यादा होगा। ठीक, कूलॉम्स लॉ का इम्पोर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ का इम्पोर्टेंस ये है कि न्यूक्लियस आप जानते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो और न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है, जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बंधे रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कूलॉम फोर्स नहीं लागू होगा, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होता है। जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगा तो उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। लेकिन वो रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियस में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से कहीं ज़्यादा कम होता है। इस वजह से हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है उसका। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर कूलम्बियन फोर्स नहीं काम करे। कूलम्बियन फोर्स का मतलब जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में भी क्या हो जाना चाहिए? न्यूक्लियस में रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। वो रिपल्सिव फोर्स होता है, लेकिन वो बहुत ही मच लेसर दैन द न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। Particles in a nucleus of atom are bound together by very strong attractive force called nuclear force. This force neither depends upon whether a particle is charged or uncharged, nor it has any relation with the Coulomb's law. But this does not mean that positively the protons in the nucleus do not have Coulomb electric repulsive force between them. The electrical force between them is there, although is negligible if compared to the nuclear attractive force, and play an important role inside the nucleus. This force would not have been there अगर ये फोर्स नहीं होता अंदर, जो कोलम्बियन फोर्स, the heavy nuclei would not have been radioactive. तो heavy nuclei radioactive नहीं होते, and heavy elements beyond uranium would have been stable. इस प्रकार ये कूलाम का आपका लॉ हुआ, कोलम्बियन फोर्स हुआ, कूलाम का रूल हुआ। कूलाम का रूल एक बार फिर से आप थोड़ा सा समझ लीजिए। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच में फोर्स डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो K आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r²। K की जगह आप ले देंगे 9.0 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। तो अगर आप कूलाम की डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो Q1 Q2 को 1 ले लीजिए, R लीजिए। 1 कूलाम इज द चार्ज विच कैन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इन वैक्यूम और एयर रिपेल्स इट विथ ए फोर्स ऑफ 9.0 × 10⁹ न्यूटन। द कूलाम सी इज एन इनॉर्मस यूनिट ऑफ चार्ज इन पार्टिकल वी टेक ए माइक्रो। क्योंकि कूलाम जो होता है एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो उसको हम लोग कम करने के लिए यूज करते हैं माइक्रो कूलाम यूज करते हैं। 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलाम। तो एफ एयर और वैक्यूम के लिए अगर ये दोनों चार्जेस ध्यान रखिए, एयर और वैक्यूम में है, तो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। 1 अगर मान लीजिए एयर और वैक्यूम नहीं है, कोई और है यहाँ पर, तो यहाँ पर चार वो है, तो 1 उसको एप्सिलॉन के होगा। एप्सिलॉन इज कॉल्ड है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी है आपकी मटेरियल। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। K क्या है? आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं आप लोग? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कूलॉम्स और ग्रेविटेशनल लॉ दोनों ही क्या होते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या हुआ? F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो
स्टूडेंट, ये हुआ आपका कूलाम्स लॉ के बारे में। कूलाम्स लॉ को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। कूलाम्स लॉ पे आपको न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे, क्योंकि कूलाम्स लॉ पे न्यूमेरिकल एग्जाम में भी बहुत आते रहते हैं। थैंक यू।